बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। तो अपने आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद हम एड्स और उससे रिलेटेड जो NGOs काम कर रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन का हमें पता है कि ओवर पॉपुलेशन क्या होती है कि जब किसी भी जगह पर इंसानों की आबादी में इतना इजाफा हो जाता है कि इन्वायरमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे होते हैं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतनी रिसोर्सेज नहीं है, या फिर वहाँ पे इतनी सहूलतें नहीं है कि वो उन तमाम लोगों को फ़ायदा दे सके, जिसकी वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कमी हो जाती है, माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन का अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि हर साल पाकिस्तान में कई हज़ार जो है वो लोगों का इजाफा हो रहा है, बल्कि कह लेंगे कई लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। 2007 से लेकर 8 तक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 16 करोड़ थी और अब पाकिस्तान की आबादी 21 से 23 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। तो 2007 से 8 में यानी कि 2007 to 8 में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो थी 16 करोड़ 37 लाख एंड 75,000, यानी कि 16 करोड़ 37 लाख 75 हज़ार इतनी पॉपुलेशन थी। लेकिन फिर टाइम पास हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान की आबादी में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता गया। अब इस टॉपिक में हमने यही तो समझना है कि अगर इस आबादी को कंट्रोल ना किया गया तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, यानी कि नताइज। तो जो कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं किसी भी जगह पे ओवर पॉपुलेशन के होने के, वो सबसे पहले है कि पानी की कमी और रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। ये देखें ना, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन को हम डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि जब पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है किसी भी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी से। इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया कि ये ज़मीन का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पर जितने रिसोर्सेज हैं ये बड़ी आसानी के साथ सिर्फ 10,000 लोगों को फ़ायदा दे सकती है कि अगर यहाँ पे 10,000 लोग रहेंगे तो उनको किसी भी किस्म की शॉर्टेज नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन जब ये 15,000 पहुँच जाएगा तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी तो हमने देख ली। तो किसी भी जगह पर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे जानदार रहना शुरू हो जाएंगे तो वो चीज़ ओवर पॉपुलेशन में आ जाएगी। इसकी वजह से फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर बात है, जब किसी भी जगह पे लोगों ने रहना है तो वहाँ पे जब लोग बढ़ते जाएंगे तो रहने के लिए जगह चाहिए, कारोबार चाहिए, इसके अलावा स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जगह कहाँ से आएगी? इन तमाम चीज़ों के लिए जगह जंगलात को काट के अच्छी तरह साफ़ करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करके की जाती है। तो यही जो जंगलात का सफाया है या जंगलात को काटना है, इसी को तो हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो किसी भी जगह पर जब आबादी होती है तो वहाँ पे हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाती है। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चों के लिए ज़्यादा स्कूल्स होने चाहिए, तो एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाती है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो कंडीशन हो जाती है कि सीट्स कम हैं, अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं। जैसा कि आम हमारे यहाँ पे होता है कि अगर एक सिंपल पंजाब पुलिस में भी एक बहुत सी छोटी सी पोस्ट पर भी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, तो अगर आपका कहीं चक्कर लगे किसी सेंटर में तो देखिएगा कि अगर 100 वैकेंसी है तो कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ जाते हैं। तो ये शॉर्टेज ऑफ जॉब ही है कि जॉब नहीं मिलती। ज़ाहिर बात है, इतनी सीट्स नहीं होती जितने के लोग पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए वो फिर जॉब की भी कमी होती है, तो जॉब की डिमांड बढ़ जाती है, एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाती है, फूड की डिमांड बढ़ जाती है। अब फूड की डिमांड जब बढ़ती है तो हमारे जहन में आता है कि एग्रीकल्चर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर कहाँ पर होनी है? जितनी भी फसलें हैं उनको तो हम कॉलोनीज़ के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जहाँ पर पहले फसलें उगती थी अब वहाँ पर घर बनना शुरू हो गए, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो जब ज़राअत ही नहीं होगी, जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो फूड कहाँ से आनी है? तो इसीलिए फिर फूड की शॉर्टेज भी हो जाती है। इसके अलावा गुर्बत में इजाफा होता है, बच्चों की जो डेथ रेट्स होते हैं वो भी ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, चाइल्ड लेबर ज़्यादा हो जाता है। चाइल्ड लेबर होता है जब छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है, तो इसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो इसलिए जब तक आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, उसको जो कैरिंग कैपेसिटी है उस तक आबादी को नहीं लेके आते, तब तक हमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन को ही फेस करना पड़ेगा। तो ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं
जो हमने डिस्कस किए अभी कि अगर आबादी बढ़ती है तो उसकी वजह से हमें या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। तो ये जस्ट पॉपुलेशन के बारे में था। तो पॉपुलेशन के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स। तो अब हम एड्स को डिस्कस करते हैं। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक जो है वो कोई भी प्रॉपर वैक्सीन ही नहीं मिली। एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअली मैंने नाम सिर्फ आपको सिंड्रोम बताने के लिए लिखा कि एक डिजीज़ होती है और एक सिंड्रोम होता है, इन दोनों में हमें फ़र्क होना चाहिए। उर्दू में हम इन दोनों को बीमारी कहते हैं, लेकिन हमें इनमें फ़र्क पता होना चाहिए कि सिंड्रोम क्या होता है, डिजीज़ क्या होती है। बहुत सिंपल वे में हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि अगर एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है और वो उसको आके 3 से 4 सिम्टम्स बताता है कि मुझे ये फील होता है, जैसा कि जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें बहुत सारी हमने डिजीज़ ऐसी देखी जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो फ़र्ज़ किया कि एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब भी मुझे खांसी आती है तो खांसी के साथ जो है मुझे बलगम आती है, मुझे सांस में तंगी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी मुझे फ़ील होता है, तो जब भी कोई पोलन वगैरह या कोई भी मैं खुशबू सूंघता हूँ तो मेरी सांस बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें, ये सारी सिम्टम्स रेफ़र करती हैं उसको उसकी तरफ, एज़मा की तरफ। लेकिन अगर तो ये डिज़ीज़ होगी जब कोई भी पेशेंट डॉक्टरों को आके अपनी सिम्टम्स बताए और वो सारी सिम्टम्स किसी एक डिज़ीज़ की तरफ इशारा करें तो वो उसको सिंपल डिज़ीज़ कहेंगे। लेकिन अगर पेशेंट आता है वो 4 से 5 सिम्टम्स बताता है तो डॉक्टर ने देखा कि जो पहली सिम्टम है ये किसी और बीमारी की है, दूसरी किसी और की, तीसरी किसी और की, तो अगर वो कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सी बीमारी है, ये तो मुझे लगता है कि पेशेंट पर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ ने अटैक कर दिया है, तो तब हम उसको सिंड्रोम कह देते हैं। तो एड्स जो है वो जिस वायरस की वजह से होता है उस वायरस का नाम है HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। और हम अक्सर जो है वो गलत वर्ड यूज़ कर देते हैं कि हम HIV के साथ वायरस बोलते हैं, जैसा कि शायद मैंने अभी गलती से बोल दिया। तो HIV जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो उसके साथ वायरस नहीं बोलेंगे, क्योंकि V वायरस ही है। हम ये कहेंगे कि एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है, ना कि हम ये कहेंगे कि एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। तो ये एक ऐसा वायरस होता है कि जब ये इंसान की बॉडी के अंदर जाता है तो ये जाके सेल्स को हाईजैक कर लेता है। जैसे कि अमूमन होता है ना कि जो जहाज़ होते हैं वो हाईजैक हो जाते हैं, कि वो लुटेरे आते हैं और वो सारी चीज़ें लूट लेते हैं, जहाज़ उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो सेम ये वायरस भी ऐसा ही करते हैं। ये वायरस जैसे ही सेल के अंदर जाते हैं, ये सेल की जो मेन मशीनरी है, न्यूक्लियस है, जिसका DNA है, वो उस पर जाके कब्जा कर लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से अपने जैसे नए वायरसेस को तैयार करते हैं। इनका सबसे पहला अटैक होता है इंसान के इम्यून सिस्टम के ऊपर, कि जो इंसान का इम्यून सिस्टम, वो सिस्टम जो कि हमें हर किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर तैयार किया, ये एड्स जो है, ये जो HIV जो है, ये सबसे पहले उस इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। अब इस केस में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जाके डिजीज़ काज करना चाहेगा तो वो ईज़िली डिजीज़ काज कर सकता है। तो इससे बचने का, यानी कि इस बीमारी का इलाज तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन प्रिवेंशंस हैं, यानी कि इनसे बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि सेफ़ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, कि जो इंसान का सेक्शुअल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही महदूद होना चाहिए, बल्कि वो बहुत ही सेफ़ होना चाहिए। इसके अलावा जो यूज्ड सरिंजेस होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब हम हमाम पे जाते हैं तो जब तक वो ब्लेड चेंज ना कर लें तब तक जो है वो हमें शेव या हमारी कटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ध्यान से होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके अलावा ब्लड के अदर कॉम्पोनेंट्स भी जो है वो ड्रिप के तौर पर लगाए जाते हैं, जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स की भी ड्रिप लगती है। तो हर चीज़ टेस्टिंग के बगैर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिनके ज़रिए से ये फैलता है। इसके अलावा जो है वो नीडल्स, जो कि अभी हमने बात की, वो भी इसकी जो है वो मेन काज है, ब्लड एंड सीमेन वगैरह। अब आखिरी चीज़ है कि NACP और NGOs एड्स के लिए क्या काम कर रहे हैं। NACP का मतलब है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, और NGOs होते हैं नॉन
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें किस लिए काम कर रही हैं? ये एक्चुअली काम कर रही हैं 1987 से NACP पाकिस्तान में काम कर रही है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको एड्स के हवाले से गाइड करना है और उनको बताना है कि एड्स क्या है और उससे कैसे जो है वो बचा जा सकता है। इसके जो बड़े ऑब्जेक्टिव थे वो 3 थे और इसने 2005 के अंदर प्रिंट मीडिया को भी यूज़ किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी यूज़ किया। इस मतलब कि NACP ने प्रिंट मीडिया मतलब ये अखबारात, इश्तिहारात वगैरह, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें ये TV, केबल्स वगैरह आते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि सबसे पहले तो इंसान जो हमारी आवाम है उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के हवाले से उनको गाइड करना कि जो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो एक बहुत ही लिमिटेड जो है वो एक लिमिटेड सर्कल के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा HIV और एड्स के हवाले से लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी गाइड करना कि उन्होंने कैसे लोगों को और अपने आप को इस मोजी मर्ज से बचाना है। इसके अलावा इस टॉपिक में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है कि अब तक पाकिस्तान में जो है वो HIV के लिए, इनके एड्स की अवेयरनेस के लिए कितनी NGOs काम कर रही हैं। तो अब तक जो है वो 54 NGOs जो है वो अभी तक काम कर रही हैं। एक साइड बॉक्स देखिएगा, आपकी बुक के ऊपर ही है। द नंबर ऑफ ड्रग्स एडिक्ट्स इन पाकिस्तान इज़ करंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 500,000 यानी कि 5 लाख, ऑफ होम 60,000 इंजेक्ट ड्रग्स, कि अभी तक पाकिस्तान में जितने भी नशा करने वाले लोग हैं वो 5 लाख हैं, जिसमें से 60,000 वो लोग हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए अपने आप को ड्रग्स देते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड यही लोग होते हैं क्योंकि इनके पास एक इंजेक्शन होता है, एक ही टीका, पूरी लाइन जो है वो नशेइयों की लगी होती है और वो बारी बारी एक ही टीका जो है वो सारे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से एड्स अच्छा खासा फैल जाता है। तो ये बस हमारा आज का जो है वो लेक्चर था और इस लेक्चर के साथ साथ हमने ये चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे जो कि इनहेरिटेंस है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।